एक बार फिर से आप सभी का संवाद में स्वागत है। मैं कुंदन सिंह। आज हम लोग परीक्षा पे चर्चा करेंगे। आज फिर से मेरे साथ डॉक्टर विनय कुमार सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अभी परीक्षा का समय है। बिहार में विशेषकर, बिहार में नहीं, विभिन्न प्रांतों में भी बोर्ड का और अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एग्जाम भी तो होता रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते रहते हैं। परीक्षा पे चर्चा मुझे लगता है कि काफी जरूरी है। आज अगर हम सिर्फ परीक्षा के बारे में ये जिज्ञासा करें कि परीक्षा जो ली जाती है, अकादमिक जो परीक्षा, वो क्या है आपकी नज़र में? अकादमिक परीक्षा मूल्यांकन का एक तरीका है, लेकिन वह सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, जीवन में कुछ क्या तथ्य याद करते हैं, उसके मूल्यांकन का ही एक तरीका है परीक्षा। परीक्षा आपके जीवन की उपलब्धियों का, अकादमिक उपलब्धियों का आकलन करती है, लेकिन वह पूर्णतः पूरी तरह से आपका आकलन नहीं करती। आपके व्यक्तित्व की क्या-क्या विशेषताएं हैं, इन सभी का आकलन सिर्फ परीक्षा से हम नहीं कर सकते। यानी कि ओवरऑल पर्सनालिटी का हम आकलन नहीं कर सकते। सिर्फ कुल परीक्षा मिला से नहीं कर सकते, सिर्फ अकादमिक परीक्षा से नहीं कर अकादमिक सकते। परीक्षा से। जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए या इसके अतिरिक्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी, जिसमें छात्र बहुत सारे अनुत्तीर्ण होते हैं। क्या कोई भी परीक्षार्थी के अकादमिक उन्नयन का द्योतक परीक्षा हो सकती है? अकादमिक उन्नयन के संदर्भ में भी इस बात को अगर हम कहते हैं तो। अकादमिक उन्नयन की जांच आप परीक्षा से कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह जो व्यक्ति का अगर उन्नयन होता है ना, वो परीक्षा से सिर्फ उसका पता नहीं चल सकता। क्योंकि परीक्षा हमारे हर तरह के उन्नयन को उसमें हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते परीक्षाओं में। आप देखते होंगे कि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक मार्क्स लाते हैं, बहुत अधिक अंक लाते हैं अकादमिक जीवन में, जी। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि वो उन पर जो इंट्यूशन थ्योरी लागू करें, तो परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो व्यावहारिक जीवन में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक सीमा के बाद परीक्षार्थी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए बाध्य भी हो जाते हैं। ऐसे में उनका, मुझे लगता है कि समग्रता में अकादमिक उन्नयन नहीं हो पाता, और कुछ कुछ शिक्षा व्यवस्था जो है हम्म। उसकी भी, मुझे लगता है कि बहुत हद तक उसकी भी गलती मानी जानी चाहिए। एक और प्रश्न जो बनता है आपसे कि परीक्षार्थी परीक्षा के तनाव को कैसे कम करे? परीक्षार्थी परीक्षा के तनाव को तभी कम कर सकते हैं जब वो एक नियमित रूटीन के तहत अपनी पढ़ाई करें। हम अक्सर देखते हैं कि जो साल भर का कोर्स होता है या जो 2 साल का कोर्स होता है, बच्चे चाहते हैं कि वो कम समय में उसे पूरा कर लें। विद्यालय में नियमित तौर पर वो पढ़ाई करते नहीं हैं और वो चाहते हैं कि कोचिंग के माध्यम से या ट्यूशन के माध्यम से उसे पूरा कर लें। उनकी रुचि भी उसी ओर होती है। इस पर अलग से विमर्श हो सकता है, लेकिन 2 साल की पढ़ाई को आप चाहेंगे कि 2 महीने में पढ़ें, तो जी। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई हो नहीं पाएगी और तब वो आपका वो ज्ञान उतना समृद्ध नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के शॉर्टकट जीवन में हुँ, विद्यार्थी वहीं से चाहना शुरू कर देता है। निश्चित। जी। वो सोचता है कि कौन-सा सवाल आएगा, यही बता दीजिए, गेस कर दीजिए, कौन-कौन से सवाल आएँगे। अगर वो सवाल नहीं आते तो फिर वो बेचैन होता है, आते हैं तो पास कर जाता है, बाकी चीज़ें वो नहीं जानता। एक और है प्रश्न कि बच्चों से माता पिता की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन की अपेक्षा कितनी जायज है? अपेक्षा अगर प्रोत्साहन के लिए हो, माता-पिता अपेक्षा करते हैं, अगर उन अपेक्षा से बच्चे प्रोत्साहित हों, तो वो अपेक्षा जायज़ है। लेकिन वो अपेक्षा अगर ऐसी हो जाए जो उस बच्चे पर बोझ के रूप में हो, तुलना करने लगे कि फलाँ का बच्चा ऐसा क किया, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो,
तो वो तनावग्रस्त हो जाता है बच्चा और ऐसी अपेक्षा उसके लिए जानलेवा सिद्ध भी हो सकती है। आप प्रत्येक साल देखते होंगे जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते, जी। वो बहुत सारे बच्चे सही अलग-अलग से नहीं क्षेत्रों में जी, सोचते जी। हैं और जी। फिर आत्महत्या भी कर लेते हैं। कहीं न कहीं इसमें समाज एनसीईआरबी का का आंकड़ा तो चौंकाता है। बिल्कुल हज़ारों हज़ारों जी, हज़ारों बच्चे हज़ारों। प्रत्येक साल जी, आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? ये समाजशास्त्रीय विश्लेषण इसका ज़रूरी है। माँ-बाप भी कहीं-कहीं दोषी होते हैं, कहीं शिक्षक भी दोषी होता है, कहीं हमारा समाज दोषी होता है। उस बच्चे को हम समझ नहीं पाते और आप अपनी अपेक्षाओं का इतना बोझ उस पर लाद दें, कि उस बोझ को वो ढो ना सके, तो क्या करेगा? एक शिक्षक होने के नाते अगर कोई बच्चा असफल होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका उसकी असफलता आपकी भी असफलता है, एक बच्चा माता-पिता की भी असफलता है, बिल्कुल, एक समाज की भी असफलता है। एक एक बच्चा अगर फेल होता है, तो पूरा सिस्टम फेल होता है, शिक्षक भी फेल होता है, माता-पिता फेल होते हैं, समाज फेल होता है, सिर्फ़ बच्चे की गलती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं परिस्थितिजन्य बहुत सारे तथ्य हैं जो अ, उसकी गवाही देते हैं। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, एक बच्चा फेल होता है तो। माता-पिता की अपेक्षा के कारण बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं, जो मेरे नॉलेज में भी हैं, बच्चे बात भी करते हैं अलग से, चूँकि मैं भी शिक्षा सेवा से जुड़ा हूँ। अपनी रुचि को मार करके कोई एनिमेशन में जाना चाहता है, कोई एक्टिंग में जाना चाहता है, कोई सिंगिंग में अपना करियर ढूंढ रहा है, तलाश रहा है या सोच रहा है कि हम उसमें बेहतर कर सकते हैं। कोई चाहता है कि स्पोर्ट्स में जाए, क्रिकेट में, फुटबॉल, विविध तरह के खेल में, लेकिन बस वो उन अपेक्षाओं के बोझ तले दबा रह जाता है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये जानना चाहिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। अ, बिल्कुल है। थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन का अगर उनके बचपन का वाकया एक ले लें, तो उनके बचपन में उनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था और 1093 आविष्कार उनके नाम से पेटेंट। हुँ, हुँ। क्रिकेट की जगत में हम देख लें तो सचिन तेंदुलकर सिर्फ माध्यमिक, वो भी हाँ। थर्ड डिवीजन। हुँ। अगर इसका पैमाना, परीक्षा का पैमाना रखें तो अरिजीत सिंह भी असफल हुए। हुँ, हुँ। एक रियलिटी शो में उनको रिजेक्ट किया गया था और इसी वर्ष, संयोग से इसी वर्ष, बिहार की भी शारदा सिन्हा हैं उसमें शामिल, बहुत सारे लोग हैं उसमें शामिल, अ, पद्म पुरस्कार मिला है अरिजीत सिंह को। खैर, बहरहाल। ये तो अलग के उदाहरण हुए। मैं हाँ आपको बताऊँ कि उर्दू का सबसे बड़ा अफ़साना निगार जो सआदत अली हसन मंटो थे, जी। उर्दू में ही फ़ेल हुए। अच्छा, उर्दू हाँ, में। और उर्दू में ही फ़ेल हुए और उर्दू के सबसे बड़े अफ़साना निगार। तो आप किसको फ़ेल मानेंगे उसके उनका मूल्यांकन करने वाले को या खुद उनको? अच्छा, ये अलग विषय है। प्रेमचंद भी याद आए मुझे। प्रेमचंद भी हाँ, जी। अब वो अब किसी का मैथ कमज़ोर होता है, कोई मैथ में, कोई अंग्रेजी में। जी। तो प्रेमचंद के साथ यही समस्या थी, उनका लिटरेचर तो बहुत आला दर्जा का था शुरू से ही, जी। लेकिन मैथ की समस्या तो थी, और एक चूंकि उच्चतर अंग्रेजी माध्यमिक की स्तर भी पे थी। आप शिक्षण में हैं, तो एक प्रश्न आपसे बनता है कि परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। परीक्षा की तैयारी करते समय देखिए अक्सर व्यावहारिक पहलू ये है कि बच्चे आते हैं तो जब परीक्षा के दिन एकदम नज़दीक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे प्रश्न बता दीजिए जो आने वाले हैं। अब ये मुश्किल सवाल होता है क्योंकि सवाल जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके मन को आप अनुमान लगा सकते हैं, तय नहीं कर सकते कि यही आने वाला है। हाँ, जी। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि वहीं सवालों को जहाँ दोहराया जाता है तो वो सेट करने वाले या पढ़ाने वाले फिर पकड़ते हैं कि यही आने वाला है। लेकिन एक बच्चा सही से तैयारी करे इसके लिए यह अपेक्षित है कि वह कम ही देर पढ़े लेकिन पूरे सिलेबस पर एक बार पूरी दृष्टि डाले। जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20 घंटे पढ़ाई करें। आप थोड़ी-थोड़ी देर ही पढ़ें लेकिन उसको ठीक ढंग से पढ़ें। आराम करना भी ज़रूरी है। अब आप जगते रहें और पढ़ रहे हैं तो फिर विस्मरण वाली बात हो जाएगी। स्मरण हो इसके लिए आपका नींद आपके लिए ज़रूरी है। पौष्टिक खाना मिले, ये भी ज़रूरी है। पारिवारिक रूप से आप तनावग्रस्त ना रहें, ये भी ज़रूरी है। आर्थिक कष्ट ना हो
अभिभावक की तरफ से या जहाँ से भी हो, ये भी जी, ज़रूरी है। बहुत सारे पहलू हैं जिस पर ध्यान देना पड़ता है। तो तैयारी करें और खुश होके तैयारी करें, पूरी चीज़ों को देखें। मैं तो कहता हूँ कि एक चीज़ को निश्चित ध्यान देना चाहिए कि जीवन में परीक्षा है, परीक्षा जीवन नहीं है। बिल्कुल। जीवन बड़ा है किसी भी परीक्षा से और सिर्फ अकादमिक रूप से पास करके ही आप इस संसार में सफल होंगे, ऐसा नहीं। कुछ उदाहरण तो आपने बताए भी जी, जी। कि एक पहलवान को हम चाहते हैं कि वो मैथ में अच्छा कर जाए, एक बिजनेसमैन को हम चाहते हैं कि वो अच्छा गणित पढ़े, अच्छा साहित्य पढ़े। क्यों? उसकी प्रतिभा को देखें, वो कहाँ जाना काव्य शास्त्र के लिए जो बात प्रतिभा, अभ्यास और जी, व्युत्पत्ति की कही गई जी, है, जी। वो सामान्य तौर पर भी सही है कि जिस बच्चे में जो क्षमता हो, उसी क्षेत्र में उसे हम आगे बढ़ने दें। वो अपने क्षेत्र में आगे जाएगा, बस पहचानने की ज़रूरत है। ये मम्मट की बात शायद आप कर रहे हुँ। हैं कि प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति। तो इसको थोड़ा-सा स्पष्ट कर दें हमारे श्रोता के लिए कि प्रतिभा जिसके बारे में तो कहा जाता है कि वो जन्मजात होती है। जी, कार्य उसके भी 2 भेद किए जाते हैं कि भावित्री और कार्यत्री प्रतिभा। अभ्यास कितने भी प्रतिभा हो, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, जी। कितना भी तेज छात्र हो, अगर वो अभ्यास नहीं करे, तो फिर उसका वो ज्ञान वो विस्मृत होता है। बहुत इसका सी तो बातें। उदाहरण दिया जा सकता है हाँ, बहुत अब प्रतिभा जैसे वरदराज का उदाहरण है। अभ्यास के हाँ, क्षेत्र में। और प्रतिभा तो नहीं थी बहुत जी, ज़्यादा, लेकिन अभ्यास के माध्यम से उसने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की जी। और वो बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसमें ऐसे-ऐसे सूत्र हैं जो काफ़ी बहुत ही गूढ़ सूत्र उपयोगी हैं। हैं। जी, हाँ, जी। और व्युत्पत्ति इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आपके पहले जितने सारे लोग अ, साहित्य के और वाङ्मय के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य मतलब इसमें विज्ञान भी सब कुछ समाहित है। जी। तो वो उसको आप फिर से देखते हैं और उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, तो आपका अध्ययन विस्तृत होता है, आपका ज्ञान विस्तृत होता है, आप अच्छा कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। समग्रता में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए ये 3 महत्वपूर्ण कारक हैं और तीनों में से कोई एक अगर अप्लाई होता है तो वो व्यक्तित्व एकांगी का ही रह विकास जाएगा, व्य अधूरा होगा। विकास संभव है, लेकिन थोड़ा एकांगी रहेगा हुँ, हुँ। और तीनों है तो ये संतुलन संतुलन रहेगा। बरकरार रहेगा। जी, बहुत अधिक समय नहीं लूँगा आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।